जय हिंद। हमें अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसी महान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आज हम ऐसे ही एक बहुत खास, एक मर्दानी, वो झांसी वाली रानी, ऐसी वीरांगना जिन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया था और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई थी, मगर जीते जी उन्होंने झांसी पर कब्जा बिल्कुल नहीं करने दिया था। आज हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। बहुत अच्छी कहानी है जो हम सभी को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक है। लेकिन कहानी से पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनका जन्म वगैरह, बाकी इनका जो भी परिचय है वो चीज़। लेकिन यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इनकी वीरता से सीखना चाहिए। लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका भी था, लेकिन प्यार से लोग इन्हें मनु बुलाते थे। जब ये 4 साल की थी, मात्र 4 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का देहांत हो गया था और इनके पिताजी जो बाजीराव पेशवा के दरबार में थे तो वहाँ पर ही इनको ले जाया करते थे क्योंकि पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। फिर 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठ गंधर राव नेवालकर के साथ हुआ। उसके बाद ये झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। अब 1851 में 1851 में इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिसके बाद उसके बाद 1853 में लक्ष्मीबाई जी के पति की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया और फिर भी उनके पति वे बच नहीं सके और 21 नवंबर 1853 को उनके पति की मृत्यु हो गई। गोद लिए हुए बेटे का नाम उन्होंने रखा दामोदर राव। अब उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों की राज्य हड़प करने की नीति चल रही थी। उन्होंने झांसी को भी क्या किया कि अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने का फैसला लिया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक, डलहौजी 1853 के आसपास था, तो ये उसकी नीति थी। फिर लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन बहस के बाद इसको खारिज कर दिया। कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा तो अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा था। फिर क्या था, अंग्रेजी हुकूमत तो चल ही रही थी। संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन किया। जब उन्होंने देख लिया कि आराम से कुछ ऐसा करने में कुछ होने वाला नहीं है तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक सेना का गठन किया और उस सेना में खास चीज़ ये थी कि उसमें महिलाएं शामिल थी और वे महिलाएं भी उनकी तरह ही थी, ताकि जब युद्ध हो और उनके जैसी दिखाई दे, हम सकल लाइक है ना, तो उसमें उनकी छवि नज़र आती थी लक्ष्मीबाई की। उस समय रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर निकल गई, यानी कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे जी से मिले। उसके बाद 1857 सितंबर में और अक्टूबर के बीच जो एक पड़ोसी राज्य था ओरछा और दातिया, तो उन राजाओं ने भी झांसी पर आक्रमण किया। जहां मतलब उस समय, अब पहले से पता था कि एक स्वतंत्रता संग्राम पहले से छिड़ चुका है मेरठ से, तो झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया जहां पर हिंसा भड़क उठी। यानी ये आप पूरा देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ 1857 की क्रांति, है ना, तो उसमें झांसी भी शामिल रहा। अब रानी लक्ष्मीबाई जी ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। जो आज 18 जून है वो इन्हीं की पुण्यतिथि है। सत सत नमन ऐसी वीर आंगना स्त्री को। अब मैं इनसे संबंधित एक बहुत ही भावुक कहानी आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन था रॉड्रिग्स ब्रिग्स। वो पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ते देखा था।
लेकिन उन्होंने ये देखा था कि उन्होंने घोड़े की रस्सी तो अपने दांतों से दबाई हुई थी और दोनों हाथों में तलवार चला रही थी। साथ ही साथ एक और था अंग्रेज जॉन लैंग। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का तो मौका मिला था उनको, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं देखा। उनकी हवेली जब दामोदर को गोद लिए जाने को अंग्रेज़ों ने अवैध घोषित कर दिया, उसको मतलब इनके वीरगति प्राप्त करने के बाद भी झांसी में उनको कोई स्थान ऐसा नहीं दिया गया कि हाँ उनको इनके पुत्र के समान माना जाए। अब लक्ष्मीबाई जी ने झांसी को अपना महल छोड़ना पड़ा। झांसी का जो महल था वो छोड़ना पड़ा। देख सकते हैं कुछ इमेज भी हैं वहाँ। उस समय जब महल छोड़ा तो रानी को लगी चोट बहुत गहरी थी। उसमें मतलब बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था। एक कहानी है ये उस समय की, जब युद्ध हो गया और युद्ध के बाद जब झांसी की रानी को चोट लग जाती है। अब सामने जो उनका घोड़ा था वो दौड़ते दौड़ते एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि घोड़ा एक छलांग लगाएगा और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा अगर हो जाता तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहती थी। उन्होंने घोड़े में एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने के बजाय वो रुक गया। रुकने के बाद यही हुआ कि घोड़ा नाला पार नहीं कर पाया। ठीक, फिर उन्होंने एक एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उनकी कमर पर बाईं तरफ से किसी ने वार किया। वार इतनी तेज़ था कि उनको जैसे एक राइफल की एक गोली लगी थी। गोली तो ऑलरेडी उनको लगी थी, तलवार भी लगी थी, गोली भी लगी थी। और तो रानी के बाएं हाथ से जब उनको गोली लगी तो तलवार छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। अब एक थे एंटोनिया फ्रेजर। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है द वॉरियर क्वीन में कि तब तक एक अंग्रेज़ रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। तब तक जो एक अंग्रेज़ था वो रानी के बगल में पहुंच चुका था, घोड़े के बगल में, और उन्होंने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसको वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी, अपनी तलवार से उसके ऊपर की, और अंग्रेज़ की तलवार उनके सिर पर इतनी तेज़ी से लगी कि उनका माथा फट गया और वे उसमें निकलने वाले खून से लगभग जैसे आँखों के ऊपर को आता है तो वो बहुत ज़्यादा बहने लगा। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास में एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थी। देखो कहानी बहुत ज़्यादा भावुक है, सुनते रहिए, आप पढ़ते भी रहिए। तो मंदिर के पुजारी ने उनके मतलब प्यास के हमारे होठ काफ़ी सूख चुके थे, तो उसमें जो गंगा जल होता है वो लगाया। तो रानी उस समय मतलब बहुत बुरी हालत थी, तो धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। उधर मंदिर में आहत यानी बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि अब उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया। तभी रॉड्रिक्स जोर से चिल्लाकर कहा कि वे लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी जिंदा है। उन्हें पता चल गया कि रानी भी जिंदा है, मंदिर के अंदर वो पहुंच चुकी हैं। उधर पुजारी जो मंदिर का था रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू करती। जब अंतिम प्रार्थना करते हैं, जब कोई वीरगति को प्राप्त होता है, अगर उसके प्राण अंदर रहते हैं तो उसके लिए कुछ मंत्र का जाप करते हैं। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली और उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, दामोदर, इस तरह, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। जो सैनिक बचा कर लाया था उनको मंदिर के अंदर, वो उनको देना चाह रही थी कि इसको यहाँ से ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोती का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं कर पाई। फिर पुजारी ने उनके गले से मोती का हार उतार कर अंगरक्षक के हाथ में दिया और कहा कि ये दामोदर की देख रेख के लिए इसको ले जाओ। रानी की सांस तेज़ी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में तक घुस रहा था और धीरे धीरे वे डूबने लगे। अचानक जैसे उन्हें फिर से जान आ गई, वो जब तड़प रही थी बहुत ज़्यादा, वे बोली,
अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह कहते ही उनका सिर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये देखो बिल्कुल वीरान हो जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहाँ मौजूद रानी के जो बाकी अंगरक्षक थे उन्होंने आनन फानन में कुछ लकड़ियाँ वहाँ जमा की और रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। लेकिन कुछ जगह एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है, फ़िलहाल कहानी में इस तरह है। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेज़ों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब अंग्रेज़ मंदिर के अंदर घुसे तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिग्स अंदर घुसे, जिन्होंने रानी को पहली बार लड़ते हुए देखा था। वहाँ रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी, वो रानी के शव की। पता नहीं ऐसा क्या था कि वो रानी का शव ही देखना चाहते थे। इसके बारे में कुछ विचारकों ने इतनी बेकार विचारधारा रखी हैं कि प्रेम प्रसंग वगैरह बहुत चीज़ें रखी हैं जो हमारे भारतीयों को सिर्फ एक मतलब कि जैसे उनके अंदर उपद्रव सा हो, गुस्सा हो, वो चीज़ें भी उन्होंने रखी। जबकि रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक वीरांगना स्त्री थी। तभी उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब तक धीमी पड़ रही थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए और रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई की क्षमताओं का लोहा उनके प्रशंसक नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी मानते थे। अब बाद में एक पमेला टी टॉलर लिखती हैं कि झांसी की राजनीतिक एजेंट एलन मन में ही रानी के लिए सहानुभूति थी। हालांकि उनका जो वरिष्ठ अधिकारी था मैलकॉम, वो रानी को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने लॉर्ड डलहौजी को भेजे गए पत्र में लिखा था कि लक्ष्मीबाई बेहद सम्मान्य महिलाएं हैं और मुझे लगता है कि वे इस पद के साथ पूरे न्याय में समर्थ हैं। यही नहीं, झांसी की आखिरी कार्रवाई करने वाले सर ह्यूज ने कहा था, सभी विद्रोहियों में लक्ष्मीबाई सबसे ज़्यादा बहादुर और नेतृत्व कुशल थी। सभी बागियों के बीच वह एक मर्द थी। तभी कहते हैं हमारा देश महान, हमारा भारत महान। वो यूं ही नहीं बना, बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी।